नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दूं जो टोक्यो से आ रही है, और सच्चाई ये है कि मैं भी वो मैच इस वक्त मोबाइल पर देख रहा हूं। भारत और अर्जेंटीना की महिला टीमों के बीच इस वक्त हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। तो गलती नहीं है मेरी, सब लोग यही कर रहे हैं। अभी मैंने भी मोबाइल खोल रखा है और उसमें ये मैच लगा रखा है। 3 मिनट 48 सेकंड बचे हैं भारत के पास, जबकि वो इक्वलाइजर गोल करें। 2-1 से अर्जेंटीना को बढ़त है और भारत के लिए ये एक लम्हा है कि वो हॉकी के फाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन टीम के पास अब समय कम बच रहा है, 3.5 मिनट बचे हैं, चौथा क्वार्टर चल रहा है इस मैच का, और इस 3.5 मिनट के अंदर भारत को एक गोल और करना है कम से कम, ताकि इक्वलाइजर हो जाए। 2 गोल करते भारत को जीत मिल सकती है। लेकिन एक एक सेकंड जैसे निकल रहा है, भारत की उम्मीदें जो हैं वो मध्यम पड़ती जा रही हैं। लेकिन जो लोग हैं, आप देखिए किस तरीके से गुरजीत कौर ने गोल किया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और जो लोगों की उम्मीद है, दूसरी तस्वीर उसकी है कि लोग बैठकर मैच देख रहे हैं, परिवार बैठकर मैच देख रहे हैं। खिलाड़ियों के कांटे का मुकाबला चल रहा है। 2 मिनट और 54 सेकंड का वक्त बचा है। 2-1 से अर्जेंटीना को बढ़त मिली हुई है और इस वक्त पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि ये जो 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त बचा है, कम से कम एक गोल भारत करे और इस मैच में भारत वापसी करे। पहले क्वार्टर में भारत ने पहला गोल दाग दिया था, लेकिन दूसरे और तीसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना की टीम ने बेहतर खेल दिखाया। हालांकि जो दूसरा गोल अर्जेंटीना का हुआ वो आप कह लीजिए कि किस्मत से मिल गया, क्योंकि पेनल्टी शूटआउट में, पेनल्टी कॉर्नर में जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने गोल किया, उसमें भारतीय खिलाड़ी के पैर से बॉल टकराई और सीधे गोल पोस्ट के अंदर चली गई। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। जम्मू से प्रदीप दत्ता और गुजरात से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, जो लोग मैच देख रहे हैं, करीब 1 मिनट 53 सेकंड बचा है, उनकी सांसें भी थमी होंगी कि दूसरा गोल भारत की तरफ से आता है या नहीं, इक्वलाइजर आता है कि नहीं। कितनी टेंशन है वहां? बिल्कुल, जिस तरह से मैं सीधा दृश्य जो है वो बताऊंगा, मेरे सहयोगी मौजूदान को कहें वो दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो चेहरे हैं ये सारे हॉकी प्लेयर्स के चेहरे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत की टीम अभी पीछे है, एक ही गोल भारत की तरफ से हुआ, अर्जेंटीना की तरफ से दूसरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट 5 सेकंड जितना समय जो है वो बाकी अभी भी है। ये अंतिम क्वार्टर है और लेकिन थोड़ा धड़कनें इनकी बढ़ी हुई हैं, विश्वास लेकिन अभी भी कायम है कि क्या भारत दूसरा गोल दागेगा। अब जिस तरह से समय कम होता जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे भी थोड़ी सी जो इस मैच को लेके क्या होगा उत्सुकता है वो साफ साफ देखी जा सकती है, और विश्वास अभी भी है कि शायद दूसरा गोल इंडिया की टीम जो है चेहरे वो बता दाग रहे देगी। हैं कि मायूसी सी है, लेकिन इन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय टीम ने कमाल किया है सेमीफाइनल में पहुंचकर। लेकिन ये बोलते बोलते मात्र 35 सेकंड का वक्त बचा है। सुभाष चौहान, फॉर्मर हॉकी प्लेयर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, 30 सेकंड बचे हैं, 27 सेकंड, कोई कमाल देखते हैं होता हुआ आप क्या? देखिए, गोल 5 सेकंड में भी हो सकता है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और निश्चित तौर पे आज भारतीय हॉकी टीम ने बहुत ही कमाल किया है। सुभाष जी, मैं आपको बताऊं, अभी भारतीय टीम ने एक रेफरल लिया है। उनको ये लग रहा है कि उन्हें पेनल्टी कॉर्नर मिलना चाहिए। अब ये बहुत दिलचस्प लम्हा आ गया है जब भारतीय टीम ने कहा कि उनको पेनल्टी कॉर्नर मिलना चाहिए। रेफरी ने थर्ड अंपायर के पास भेज दिया फैसला। क्या होगा इसमें, आप बताइए। रेफरल में होता क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए, जब रेफरल में एक चांस मिलता है, टीम क्लेम करती है, तो उसको वीडियो के माध्यम से थर्ड अंपायर उसको निरीक्षण करता है, देखता है कि क्या जो टीम मांग रही है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो वो टीम के फेवर में जाता है। तो भारत के पास उम्मीद है, अगर पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है तो हम दुआ करेंगे कि गुरजीत कौर इसको कन्वर्ट करे और भारत वापसी करे मैच में। अभी मिला नहीं है, अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं
और जो भारतीय टीम की तरफ से गोल करने की आखिरी कोशिश थी, ऐसा लग रहा है, उसमें गेंद जो है वो काफी ऊपर चली गई थी डी के अंदर, तो शायद उसके लिए क्लेम किया गया है कि वो डेंजरस था और इसलिए पेनल्टी कॉर्नर मिलना चाहिए। 17.4 सेकंड बचे हुए हैं और यहां से क्या एक नाटकीय मोड़ आ सकता है। अगर भारत को यह पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो यह गेम अपने आप में फिर से जीवित हो जाएगा। जी बिल्कुल जीवित होगा और भारत इसके बाद फिर प्लेंटी शूट आउट नहीं मिला सर, नहीं मिला भारत के लिए। अब ये 17 सेकंड ही हैं कि भारत कुछ कर सके। पेनल्टी कॉर्नर भारत को नहीं मिला है। बहुत अच्छा खेल रही हैं हमारी लड़कियां और यहां तक पहुंचना भी एक इतिहास रचा इन्होंने और ये लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी है। एक स्पिरिट के, भारत की स्पिरिट को इन्होंने उठाया है, काबिले तारीफ है इनके लिए और ईश्वर से करें कि ये ऐसे ही आगे खेलते रहें और देश के गौरव को ये बढ़ाएं। हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं, इन्होंने साबित किया है और विश्व पटल पे इन्होंने, ये देहात की निकली हुई लड़कियां हैं, गरीब घरों से निकली हुई लड़कियां हैं, विश्व मानचित्र पे आके अपना लोहा मनवा रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज है और इससे कितने लाखों लड़कियां प्रेरणा लेंगी। इससे खेल जगत में बहुत एक बार जल्दी से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास चलते हैं। प्रदीप, ये 17 सेकंड वहां क्या माहौल है? देखिए, मैच का परिणाम जो भी रहे, लेकिन इन लड़कियों ने 1 अरब हिंदुस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। यहां पे जरूर मैच भारत की टीम हारी है, लेकिन दिलों को जीतने में ये कामयाब हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैच तो जरूर हारे आज हम, लेकिन दिलों को जीता है कि नहीं? बिल्कुल, महिला टीम, हमारी हॉकी टीम, महिला टीम हमारे दिलों का जीता है। पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आगे हम अच्छा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रदीप, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को दे दूं। इस वक्त फैसला आ चुका है। अर्जेंटीना की टीम फाइनल में चली गई है और भारतीय टीम सेमीफाइनल में ये कांटे का मुकाबला हार गई है। 2-1 से अर्जेंटीना की टीम ने ये मैच जीत लिया है। भारतीय टीम ने इतिहास रचा था एक लंबे वक्त के बाद सेमीफाइनल में पहुंचकर, और सभी को उम्मीदें थी कि भारतीय टीम सेमीफाइनल से अब फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन थोड़ी निराशा भारतीय टीम के हाथ लगी है और वो फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। लेकिन पदक की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। भारतीय टीम को पदक मिल सकता है, ये उम्मीद अभी भी बनी हुई है। सुभाष जी, मेडल मिलने की गुंजाइश अभी भी है? जी बिल्कुल, अभी भी है और थर्ड फोर्थ के लिए जो मैच होगा उसमें हम ब्रॉन्ज के लिए जा सकते हैं और वहां से एक खुशी देश को हम फिर से दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुंचना, देखिए वो किस परिवेश में ये लड़कियां निकल कर आई और फिर अब हॉकी बदल चुकी है, इसमें टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज होता है और ये बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो टर्फ पर भी नहीं खेल के आती, मगर उसको फिर इसमें सेमीफाइनल तक पहुंचना, बराबरी करना, फिर उन पे अटैक्स करना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। इससे हमें इनकी जो श्रेय जाता है लड़कियों को, उसको हम छीन नहीं सकते। मगर आज भारत जागा है इनके इस उदाहरण से। ये कैसा नींव का पत्थर साबित हुआ ये मैच फाइनल तक पहुंचना भारतीय महिला हॉकी टीम को। ये इससे दिशा बदल रही है महिला हॉकी की और ओवरऑल भारत एक उदाहरण पेश कर गया है कि भारत की हॉकी उठ रही है और इससे भारत के बाकी खेल भी उठेंगे। एक नया आगाज हो गया है इस ओलंपिक के इन दोनों सेमीफाइनल के पहुंचने से। वरुण हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। वरुण, बहुत उत्साह था आज लोगों में, लेकिन अभी ये हार जो है वो भी बहुत कुछ देकर गई है, इसलिए वहां माहौल अब क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? वरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वरुण तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन वरुण के पीछे तिरंगा जो लहरा रहा था ना, वो आज भी उसी शान से लहरा रहा है। स्पोर्ट्स से देखिए, कोई तो हारेगा, कोई तो जीतेगा। एक टीम हारेगी तभी दूसरी जीत कर आगे फाइनल में पहुंचती है। वो टीम शायद भारतीय टीम हो सकती थी। हम सबकी उम्मीदें थी कि भारतीय टीम जीतेगी, लेकिन जिस तरीके से इन लड़कियों ने खेल दिखाया,
कैसी विकट परिस्थितियों से निकलकर यहां तक पहुंचती हैं, कैसी ट्रेनिंग होती है, कितनी दिक्कतें आती हैं और उसके बाद यहां तक पहुंचना, अपना सब कुछ देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा है, अमूमन खिलाड़ी जीते या हारे वो हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि भले टीम हार जाए लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना और पहुंचकर मैसेज देना, कितनों को प्रेरित करना, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अमित राजपूत के पास चलते हैं। अमित, आप जब वहां पर थे, अभी मैंने देखा बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां थी, उनका चेहरा थोड़ा लटका दिख रहा था, उनसे बात कीजिए और कहिए कि मायूस क्यों होती हैं। अभी एक मेडल मिल सकता है, ब्रॉन्ज मेडल, और इतना बेहतर तो खेली हमारी लड़कियां। बिल्कुल, जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है। हम कुछ लड़कियों के बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये तिरंगा लेकर और हॉकी लेकर अभी भी कुछ आशा जो है इनके चेहरे पे दिख रही है, और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहती हैं ये लड़कियां और कितनी खुशी है, कितना आने वाले समय के लिए। देखिए, आप बताइए बेटा, अभी तो मेडल जीत सकते हैं, अभी भी ब्रॉन्ज मेडल इंडिया की टीम जीत सकती है वुमेन्स की, क्या आशा है उसकी? हाँ, जीतेंगे। बहुत अच्छा खेले वैसे तो, पर हार गए, कोई नहीं, पर ब्रॉन्ज तो आएगा ही। हाँ। आप बेटा इधर आइएगा जरा, क्या कहना चाहते हैं? आप निराश क्यों हो रही हैं? निराश मत होइए, क्या कहना चाहते हैं बेटा? सर, ब्रॉन्ज तो जीतेंगे, बहुत अच्छा खेले। खेल अच्छा लगा आज? सर, खेले तो दोनों टीम बहुत अच्छा, लेकिन अभी चांस है, निराश नहीं होना चाहिए। और भी जो खिलाड़ी हैं उनसे बात करेंगे। बेटा आप आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आज भारत की टीम खेली, अभी भी तो ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता है इंडिया को। हाँ, अभी भी ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का ही है, पर अगर गोल्ड और सिल्वर आता तो बात ही कुछ अलग थी। बट लगा था कि आज हम ही जीतेंगे, इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले खेली थी और अब खेल रही थी, पर उसके जो 3 हाफ थे उसमें जो भी डिफेंस और टैकल का जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो लूज पड़े इंडिया, अंडर प्रेशर आई, इसकी वजह से शायद लूज हुए आज हम लोग। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं लेकिन कितना बेहतर विश्लेषण कर रही हैं। सुभाष चौहान साहब, आप अपने लंबे अनुभव से जब आज के मैच का विश्लेषण करते हैं और इस बच्ची का विश्लेषण सुनते हैं, सटीक बैठ रहा है? क्या कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ कमी रही? क्या आपको लगता है मैच में गड़बड़ कहां हुई? देखिए सर, मैं जैसे अभी कह रहा था, हॉकी के अंदर टेक्नोलॉजी का और मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज हो गया है, और आप बिल्कुल भी इनसे श्रेय नहीं ले सकते। इन लड़कियों ने जो कहा, जो किया है, वो मौजूदा परिस्थितियों में से बेस्ट वो दे नहीं सकती थी। हमारी टीम को मेंटल टफनेस की जरूरत है, उसके लिए माइंड ट्रेनिंग की जरूरत है, और विश्व स्तर की जो बेहतरीन टेक्निक है, देखिए आपको वर्ल्ड में बेस्ट 2 में आना है, बेस्ट बनना है, तो इसके लिए टेक्निक्स और ट्रेनिंग जो है बेस्ट होनी चाहिए। तो वो जो गैप है उसको बहुत हद तक उन्होंने भरा है, ऑफेंसिव होके शुरू में ही अटैक करके गोल लेना, स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाई, अर्जेंटीना जैसी स्ट्रॉन्ग टीम पे प्रेशर डालना। जी, मुझे तो लगता है थोड़ा किस्मत का भी खेल था। वो जो दूसरा गोल अर्जेंटीना ने किया, वो हमारी खिलाड़ी के पैर से लगकर डिविएट होकर चला गया, नहीं तो वो नहीं होता तो 1-1 पर थे दोनों। हाँ, देखिए मौके मिलते हैं, डेफिनेटली मौके मिलते हैं, कुछ मौके उनको मिले हैं, बराबर की टीमें हैं, सेमीफाइनल और फाइनल आप 19-20 का फर्क नहीं कर सकते, बॉल तो बहुत नजदीक से मामला जाता है, और ये भी होता है किसी दिन डे ऑफ भी हो जाता है, आपके 2 चांस मिस हो गए, 3 चांस मिस हो गई, ये लगता है दिस इज द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। मगर हमारी लड़कियों को जो थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक की जरूरत है, मेंटल टफनेस की जरूरत है, माइंड ट्रेनिंग की जरूरत है, आशा करते हैं कि इन चीजों से भारत के सभी टीमों को जरूरत है। अब देखिए, सेमीफाइनल में पहुंचकर क्वार्टर फाइनल पहुंच के हमारे बहुत सारे प्लेयर रुक गए हैं। अगर हम इन मॉडर्न टेक्निक पे थोड़ा सा यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि हम मेडल टैली अगले ओलंपिक में डबल या ट्रिपल आराम से कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ आप मेंटल टफनेस की जब बात कर रहे हैं, क्या इसका मतलब आपका इशारा इस तरफ है कि सेमीफाइनल का जो प्रेशर था उसकी वजह से आज हमारी टीम जो है वो 100% नहीं दे पाई? डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे चूक हो जाती है, छोटी मिस्टेक हो जाती है, या अनइंटेंशनल फाउल बन जाते हैं, जिससे कुछ पीसी बन जाता है, प्लेंटी कॉर्नर बन जाता है, दूसरी टीम उसका एडवांटेज। यही एक
यही होता है कि दूसरी टीम आपकी गलतियों का एडवांटेज उठाती है, और शायद अर्जेंटीना ने यही किया कि सेकंड क्वार्टर में और उन्होंने एडवांटेज उठाया और लीड ली, जबकि लीड हमने ली पहले और उन्होंने लीड को कवर करके और फिर से लीड ली, तो मिस्टेक को उन्होंने बुनाया, अपॉर्चुनिटी उन्होंने उसको बुनाया है। यही मेंटल ट्रेनिंग चाहिए, और भविष्य में शायद हमारी जो इन टीमों को ये कमियां हैं, मेन हॉकी को भी इसी चीज की जरूरत है, वुमेन की हॉकी को भी इसी चीज की जरूरत है, बाकी स्पोर्ट्स को भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ हॉकी सभी खेलों को लीड कर रहा है। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस चीज का नोट किया होगा कि हमारा जो कंटिजेंट है उसमें ये कमी है, तो भविष्य में इस चीज पे गौर किया जाएगा, मनन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। प्रदीप दत्ता के पास चलते हैं। प्रदीप, आप जहां पर मौजूद हैं, अच्छा प्रदीप से हमारा संपर्क टूट गया है। वरुण भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अमित राजपूत के पास एक बार फिर चलते हैं। अमित, इनमें से कितनी जो बच्चियां हैं वो ये मानेंगी या कहेंगी कि टीम का सेमीफाइनल में जाना उनके लिए प्रेरणा की वजह बना कि वो हॉकी को अपना करियर चुने? बिल्कुल, सीधा सवाल इन्हीं बच्चियों के साथ करेंगे। आज का मैच देख के क्या प्रेरणा मिली? आने वाले समय के अंदर इन खिलाड़ियों से आप क्या प्रेरणा लेके क्या आगे इस कैरियर को बनाएंगे? ये हॉकी की जो स्ट्रीक है आने वाले समय में आपके लिए। जी बिल्कुल, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम भी अभी जहां इंडिया टीम में वहां हम हो, उन कुछ खिलाड़ियों में से हम कुछ, हमारे इन सब खिलाड़ियों में से कोई ना कोई खिलाड़ी वहां तक पहुंचे, और जैसे आज खेली इंडिया वैसे हम भी वुमेन्स टीम में जाके खेले इंडिया के लिए और इंडिया का नाम रोशन करें। किससे आज ज्यादा इंस्पिरेशन मिला आपको इस खेल को देख के? क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है ओलंपिक्स के अंदर। रानी रामपाल, वंदना, वो सब अच्छा खेले, उनकी जगह हम भी जाना चाहते हैं। हमें भी आशा है कि हम एक दिन जाके दिखाएंगे और इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे। आप भी आशा कर रहे हैं? आप कितनी आशा है? आज ये गेम देखा, आप क्या फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप हॉकी में कैरियर अपना किस तरह से बनाने के लिए तैयार हैं? हम ट्राई करेंगे कि वो ओलंपिक में जा सके और उसमें जीता सके इंडिया को। आप बेटा क्या कहना चाहते हैं? बड़ी देर से आप भी देख रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या, किससे इंस्पिरेशन मिला और क्या कैरियर बनाएंगे हॉकी में? मैंने आज जो गेम देखी, मुझे उसमें सबसे अच्छी गेम रानी रामपाल की लगी। मैं चाहूंगी कि इस बार नहीं पर अगली बार वो कोशिश करेंगे जीतने की। आप किस प्लेयर को लाइक करते हैं और किससे जैसा बनना चाहते हैं? मैं वंदना को लाइक करती हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहती हूँ। आप बेटा किसके जैसा बनना चाहते हैं इस टीम में? रानी रामपाल और वंदना कापड़िया और सविता, जो गोलकीपर सविता जी हैं, वो बहुत ही मेहनत की। उन्होंने एक भी गोल ऐसे सुभाष जी आप इन बच्चों को सुन रहे हैं? एक ही गोल से आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आगे और अच्छे से खेले और हम और प्रैक्टिस करें और हमारी पूरी मेहनत लगा दें, हम पूरी कड़ी मेहनत करके। और मैं भी चाहूँगी कि एक दिन हमारे में से किसी एक, और वुमेंस बहुत, इंडिया की वुमेंस बहुत आगे बढ़े और इंडिया का नाम रोशन करे, और हम पूरी जी जान लगा देंगे कि हम भी एक दिन ऐसे ओलंपिक खेले और जीत के आए। सुभाष जी आप इन बच्चों को सुन रहे हैं? जो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम भी एक दिन जाकर मेडल जीत कर लाएंगे, मुझे लगता है इससे बड़ा मेडल क्या होगा, इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है किसी टीम के लिए, जहां एक वक्त में हॉकी कौन खेलता है, हॉकी में मिलता क्या है, लड़की हॉकी खेलोगी फिर घर कैसे चलेगा, ये सब सोचने वाले मुल्क में अब अगर लड़कियां कह रही हैं कि हम मेडल लेकर आएंगे। और आप एक चीज और ध्यान रखिए कि आज पूरा देश बैठकर हॉकी का सेमीफाइनल देख रहा था, जबकि विराट कोहली और उनकी टीम का टेस्ट मैच चल रहा है। अब इससे बड़ी जीत क्या होगी? जी, ये बहुत अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है कि इस प्रदर्शन से सिर्फ ये लड़कियां ही नहीं है। अगर आप देखें आज सोशल मीडिया पे इतना पॉजिटिव मैसेज जा रहे हैं, एक ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक परिवार बन गया है। सबको एक चीज की चिंता, एक दुआ, एक प्रार्थना है कि वो सब हमारी लड़कियां जीत के आए। एक सूत्र में बांधा, एक साइकोलॉजी को इन्होंने ऐसा बांध दिया जो हमने पहले कभी ऐसा उदाहरण नहीं देखा था। और ये इसका एक सबसे अच्छा एक और चीज निकल के आया कि ये रानी झांसी बनेंगी, और इनको देखकर कितनी लड़कियां आज की मॉडर्न रानी झांसी बन सकती हैं, अपने जीवन को कितने अच्छे स्तर पे लेके जा सकती हैं। ये एक रिपल इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में। और एक देहात में, ये गांव के प्रांगण में एक मैसेज गया कि ये यहाँ की लड़की अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकती है, और विश्व के बेहतरीन खिलाड़ियों या किसी भी और फील्ड में आप मैच कर सकते हैं
आई टू आई उनकी हर चीज, हर स्किल्स में, हर डोमेन में आप उनको मैच कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के माध्यम से, हॉकी के माध्यम से इन लड़कियों ने ये साबित किया है। ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक उदाहरण आज मिला है और मुझे लगता है ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है हमारे स्कूल्स के लिए कि वो अपने ये उदाहरण बताएं कि आप कैसे, विजन कितना स्ट्रांग बनता है, उस विजन में कितना विश्वास बढ़ता है। ये सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, तो इसका उदाहरण ये बनकर आया। आप जितना इस पे मंथन करेंगे कुछ ना कुछ इसमें से और निकल के आएगा। आज के मैच का अगर सर आप एनालिसिस कीजिए और मेंटल टफनेस को थोड़ी देर के लिए साइड रखें, और क्या क्या चीज है कि टीम अगर सुधार कर ले तो ब्रॉन्ज मेडल तो मिल ही जाएगा कम से कम। देखिए, जो स्ट्रेटेजी हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी उसको हमने उसी पर ही हमने चलना है। हमने लीड लेके प्रेशर बनाना है और दूसरे की गलतियों को भुनाना है, जैसे हमने उसमें किया। हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, हमारी गोलकीपर बहुत अच्छी है, हमारा गुरजीत बहुत अच्छी ड्रैग फ्लिकर है, वो हमें जैसे पीसी का अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो एक देगी। और हमारे वंदना कटारिया है, वो बहुत बेहतरीन फॉरवर्ड है, उसने अभी हैट्रिक लगाई पीछे। शर्मिला एक है हमारे पास जो बहुत अच्छी फॉरवर्ड है। हम अपने स्ट्रेंथ पे खेलेंगे और अपोजिशन की जो वीकनेसेस हैं या जो वो गलतियां करेंगे उसको हम यूटिलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली हम ये मैच निकाल सकते हैं। अर्जेंटीना के साथ बराबरी पे मैच खेलना, ऑलमोस्ट लगभग 2-1 से ही हम हारे हैं, मगर 2-1 का स्कोर अर्जेंटीना के लिए, इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन स्कोर है। और ऑस्ट्रेलिया को हराना, इसका मतलब भारतीय टीम अपने कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में बहुत हाई चल रही है। इस थोड़ा सा और बढ़ाते हुए हम करें तो डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल हमारी झोली में आएगा, ये मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमसे बात करने के लिए। अमित आपका बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर जिस पर हम जानकारी दे रहे हैं, देश तो उम्मीद कर रहा था कि सोना आएगा, लेकिन सोना भले ना आए, ब्रॉन्ज आने की अभी भी उम्मीद बनी हुई है। भारतीय महिला टीम हॉकी की, उसने अपना मैच सेमीफाइनल का गंवा दिया है, लेकिन जिस तरीके से वो खेले, प्रेरणा बहुतों को दी है। जिस तरीके से वो सेमीफाइनल तक पहुंचे, उसने बहुतों में उम्मीद जगाई है कि यहां से भारतीय हॉकी, महिला हॉकी जो है वो और बहुत आगे जा सकती है। और अभी कई ओलंपिक आने, अभी छोटे छोटे बच्चों को हम सुन रहे थे, वो कह रही थी कि मुझे भी हॉकी प्लेयर बनना है और मैं मेडल लेकर आऊंगी। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती उस देश के लिए जहां पर इस खेल में मिलेगा क्या, इसमें कमाई कितनी होगी, करियर क्या है, कौन याद रखेगा, ये सब पूछा जाता था। वहां बच्चे जो हैं अब ये कह रहे हैं कि कोई याद रखे ना रखे, मेडल तो मैं लेकर आऊंगा। ये होती है जीत। और अब बात किसान आंदोलन की, जिसके नाम पर 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चल रहा है। अब इस आंदोलन में बड़ी दरार पड़ गई है। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं ने अब एक अलग मोर्चा बना लिया है। इन किसानों का आरोप है कि राकेश टिकैत ने अपने सियासी फायदे के लिए आंदोलन का इस्तेमाल किया। आंदोलन के चंद दिनों के बाद ही किसानों के नाम से चल रहा यह आंदोलन किसानों का कम और राजनीतिक दलों का ज्यादा लगने लग गया था। अब इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले राकेश टिकैत किसानों की खेती पर राजनीति की फसल बोना चाहते हैं। राकेश टिकैत किसानों के कंधे पर सियासी हल रखकर चलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अकाली दल किसानों के मुद्दे को लपकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दोनों का मकसद किसानों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना है। सवाल है क्या राकेश टिकैत अपने सियासी फायदे के लिए भोले भाले किसानों को धोखा दे रहे हैं? और सवाल यह भी कि किसानों के नाम पर सियासत की फसल कब तक तैयार की जाएगी? आज इस मुद्दे पर बड़ी बहस एक बड़े पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 8 महीने से चल रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर कैसे सियासत चमकाई जा रही है, पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है संसद की गेट नंबर 4 की। अकाली दल की नेता और प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर और कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के बीच नोकझोंक हो रही है। किसानों के मुद्दे को हाईजैक करने के लिए संसद परिसर में तू मैं हो रही है। दूसरी तस्वीर है उन किसानों की जो 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसानों के नाम पर वोट बैंक की सियासत का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? किसानों के नाम पर हरसिमरत कौर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू पर आरोप लगा रही हैं, तो रवनीत बिट्टू
हरसिमरत पर पलटवार कर रहे हैं। मकसद एक ही है, किसान आंदोलन को हाईजैक करना। मंत्री से बिल पास करवाया कैबिनेट बह के बिल कराया पास कर पहले कौन ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। तो किसान सड़क पर दो धड़ों में बंट गए। खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले राकेश टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर जमकर सियासत कर रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर टिकैत अपनी सियासत की खेती तैयार कर रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने अपनी सियासत चमकाने के लिए किसान आंदोलन की दिशा बदल दी। कई नेता जो हैं जो राजनीति कर रहे हैं, अंदर अंदर कर रहे हैं। जहाँ तो उन्होंने राजनीति करनी तो खुल के बाहर आए, हमको कोई इतराज नहीं है। देखो जैसे राकेश टिकैत जी हैं, अभी वो 5 सितंबर को ऐलान करेंगे। 5 सितंबर को क्या ऐलान करेंगे? हम लोग को उनके ऊपर ऐसा डाउट है क्योंकि वो गुमराह हो रहे हैं। यदि नेतृत्व करना है तो खुल के किसानों का नेतृत्व करें, हम उनके साथ में हैं, खुलकर नेतृत्व करें। देखिए, एक हमारे चाहे चडूनी जी हों चाहे राकेश भाई हों, एक व्यक्ति कहता है कि हम लोग राजनीति के अंदर जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, आप लोग या तो चुनाव लड़िए या इस किसान आंदोलन को लड़िए। अगर राजनीति करनी है तो हमारे आंदोलन को छोड़ दे। राकेश भाई हो चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता है, इस आंदोलन को छोड़ के चला जाए और राजनीति में चला जाए। और नहीं करनी है तो सिर्फ हमारे साथ में आ जाए, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उनको माला पहनाएंगे। राकेश टिकैत बार बार किसानों के नाम पर सरकार को चेतावनी देते आए। कभी ट्रैक्टर रैली तो कभी संसद के घेराव की बार बार सरकार को धमकी दी गई। मीटिंग में यही तय हुआ कि यात्रा की तैयारी करो, बगैर ट्रैक्टर के ना दिल्ली मानती। आप ट्रैक्टर को कौन रोकेगा? ट्रैक्टर को दिल्ली में चलेंगे। ट्रैक्टर को रिहर्सल चल रहा है अभी, रिहर्सल चल रहा है। जिस दिन आएगा तैयारी के साथ आएंगे पूरी। टिकैत की इस बयानबाजी के मायने समझिए। टिकैत का असली मकसद राजनीति करना है और यही वजह है कि सरकार से 12 दौर की बातचीत भी सफल नहीं हो पाई। अब एक बार फिर किसानों के बीच दरार पड़ती दिखाई पड़ रही है। टिकैत के आंदोलन को हाईजैक करने से नाराज किसान नेता अब अलग मोर्चा बना रहे हैं। हम लोग भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा, जो पूरे देश का किसान मोर्चा होगा, उसको हम खड़ा करेंगे। और उसको ये नहीं कि हम लोग हरियाणा और पंजाब के लोगों को लेंगे, उसमें हम लोग पूरे भारत के, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, बिहार से, बंगाल से, सब जगह के लोगों को उस टीम को बनाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी किसानों के आंदोलन के नाम पर जब 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की गई, उसके बाद भी कई किसान संगठन आंदोलन से अलग हुए। सवाल है, किसानों के नाम पर राजनीति की लहलहाती खेती कब तक चलेगी? क्या अपनी सियासत चमकाने के लिए राकेश टिकैत ने किसानों को हथियार बनाकर उन्हें धोखा दिया? सवाल ये भी कि विपक्षी दल कब तक किसानों को मोहरा बनाकर अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। यानी किसान आंदोलन में दो फाड़ होता दिख रहा है। राकेश टिकैत अपना सियासी सफर आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को पहिए की तरह, यानी किसानों को पहिए की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्णपाल चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी किसान नेता हमारे साथ हैं, परविंदर सिंह सेठी अकाली नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आरपी सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। कृष्णपाल चौधरी किसान नेता हमारे साथ हैं, ब्रजेश कुमार भाटी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत। कृष्णपाल जी, क्या किसान आंदोलन में किसानों के साथ राकेश टिकैत ने धोखा किया है? क्या स्थिति है इस वक्त किसान आंदोलन की? क्या आप एक साथ हैं या अब बंटवारा हो चुका है? देखिए, किसानों के नाम पे तो हमेशा से राजनीति की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है इस किसान मोर्चा में जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है? नहीं लड़ चुके हैं, पहले 2-2 चुनाव लड़ चुके हैं सारे। तो ये कहना कि राजनीति है या नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पूरी तरह शुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से ये आंदोलन किया गया है। इनका उद्देश्य सिवाय राजनीति के कुछ और नहीं हो सकता। आप ये बताइए कि जब आज झगड़ा कर रहे हैं आप, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खुद ये मांग करते करते 27 सालों तक लड़ते रहे कि बाजार खोलिए, लुटेरों ने लूटा है गरीब किसानों को। उसी
कानून को बनने के बाद यही किसान यूनियन ने जून 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके स्वागत किया था और कहा कि हमारी 27 साल की मांग पूरी हो गई। उसके बाद क्या राजनीतिक पलटी ली है, ये एक अलग मुद्दा है। बराबर कहा जा रहा है कि 2022 में देखेंगे, 2024 में करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव था, वहां जाके कहा गया। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? ब्रजेश भाटी जी, अगर राजनीति करनी थी तो शुद्ध राजनीति करके किसानों के कंधे पर बंदूक क्यों रखकर क्यों चला रहे हैं? राकेश टिकैत जी, मैं आपको बता दूं आदरणीय बड़े भाई कि ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन है। और आदरणीय बाबूजी कृष्णवीर जी बोलते हैं, ये तो बीजेपी की तरह ही बोलते हैं, इनकी तो मैं ज्यादा इसमें वो नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि हमें किसी राजनीतिक दल का ना समर्थन कल था, ना आज है, ना हमें चाहिए। जैसे आप दिखा रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था कि वहाँ अकाली दल के और कांग्रेस के सांसद दोनों घुस रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पिछले 8 से 9 महीने होने को इस आंदोलन को जा रहे हैं और आज तो से ज्यादा इसमें शहादत हो गई। अगर हमें राजनीति करनी होती तो इतने दिन किसान नहीं बैठा होता वहाँ। ये कोई तो राजनीति नहीं करनी तो राकेश टिकैत का वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। राकेश टिकैत अकेले नेता नहीं है इस आंदोलन के, इसमें 40 जत्थेबंदी हैं। तो राकेश टिकैत तो धोखा कर रहे हैं ना, राकेश टिकैत तो चेहरा है ना। नहीं, चेहरे सभी लोग हैं इसमें। नहीं, कहाँ है राकेश टिकैत? सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, बक्कल उतार देंगे, हम ट्रैक्टर लेकर घुस जाएंगे। राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चा के एक सदस्य हैं, ये खाली किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है। तो राकेश टिकैत आपके साथ हैं कि नहीं, अभी बताइए। नहीं, संयुक्त मोर्चा के साथ है राकेश। राकेश तो फिर एक मिनट, वो संयुक्त मोर्चा के साथ हैं, फिर वो कहते हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो संयुक्त मोर्चा भी उनका इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव लड़ेंगे, बताइए कहां पर कहा है राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ेंगे? उनका वीडियो वायरल हो रहा है सर, कहीं पर नहीं कहा। उनका वीडियो वायरल है। संयुक्त मोर्चा का कोई व्यक्ति कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। आप चुनाव लड़ते नहीं, आप चुनाव में जाते हैं लोगों का प्रचार करने। राकेश टिकैत घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करेंगे, बीजेपी को वोट ना दे। क्यों बीजेपी को वोट नहीं देने? कांग्रेस और टीएमसी और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? संसद में किसान को लेकर चर्चा नहीं कर रहे। एक बात सुन लीजिए मेरी भाई साहब, मैं बता दूं, ये बाहर जो संसद हमारी चल रही है, रोजाना 40 जत्थेबंदियों के 5 आदमी। आपकी संसद चलने से कृषि कानून वापस होगा या जो देश की संसद है उसमें वापस होगा? उससे भी वापस नहीं आ रहा, उसी कान खोलने के लिए संसद चल रही है। अरे भाई, तो आगे खोलने के लिए मुझे भाटी साहब, मुझे एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो जाए? हमारी मांग ये है कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने। ठीक है, कृषि कानून वापस कहां होगा? संसद के अंदर होगा। लेकिन संसद में ड्रामा चल मेरे रहा है सवाल ना? का जवाब दीजिए ना सर, संसद के अंदर होगा? जी, संसद के अंदर स्पीकर जो है वो कह रहे हैं कि कृषि कानून पर चर्चा कीजिए और विपक्ष के नेता उस पर चर्चा नहीं होने दे रहे, तो उनके खिलाफ जाकर प्रचार क्यों नहीं करते हैं आप कि इनको वोट मत दीजिए, ये किसानों के चर्चा नहीं होने दे रहे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमने पहले बयान जारी किया है संयुक्त मोर्चा ने कि अगर विपक्ष के सांसद अब की बार हाउस से वॉकआउट करेंगे तो इनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, प्रदर्शन क्यों करेंगे? जैसे आप जाकर बंगाल में कहते हैं बीजेपी को वोट मत दो, यूपी में जाकर कहिए सपा को वोट मत दो। नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। अभी आप कह रहे थे हम बीजेपी के खिलाफ वोट पड़वाएंगे। बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सपा को दो, बीजेपी के खिलाफ है लेकिन बाकियों के खिलाफ नहीं, बाकियों के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन करेंगे। आरपी सिंह साहब, क्या इस आंदोलन में कुछ भी बचा है जो किसानों के हक का हो? अपने काम बीजेपी ने किया है। देखिए, एक दो बातें बड़ी स्पष्ट कर दें। एक तो जो आज आपने दिखाया, जो वीडियो आपने दिखाया संसद का, ये तो निश्चित है, ये सब कुछ होना ही है। वो है ना, एक मैं और एक तू झगड़े इस तरह, ठीक है। तो ये मामला बनना ही था, स्पष्ट है, क्योंकि दोनों राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, दोनों राजनीतिक जमीन उड़ रहे हैं, वो कांग्रेस हो वो अकाली दल हो। मैं ये जो मेरे नेता बैठे हैं यहाँ पर किसानों के, इनसे पूछिए, कैप्टन साहब ने 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात करी। आप में से कभी किसी एक ने एक शब्द भी बोला कैप्टन के खिलाफ कि आपने 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे की माफी कर दी? कभी नहीं बोला। यही सुखबीर बादल, यही हरसिमरत कौर बादल, यही प्रकाश सिंह बादल बिल के पास होने के बाद वाह कर रहे थे, गाना गा रहे थे कि बड़ा अच्छा बिल पास हुआ है, बड़ा बढ़िया काम हो गया। आप तो कभी उनके विरोध में एक शब्द नहीं बोलते, कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे भाई आपने इसी बिल की तारीफ करी थी। मैं थोड़ा वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तीसरी बात, भैया अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो ओपनली मंच से कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को
कि हमको कैप्टन साहब का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने आंदोलन पंजाब से निकालकर दिल्ली के बॉर्डर पर भेज दिया। वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड है जो कि कहते हैं कि कांग्रेस के नेता स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी पूरे आने जाने का खर्चा, आपको खर्चा दे रहे हैं। ये भी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। जो कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं, हाँ हम इनको खर्चा दे रहे हैं, इनकी बसों का भाड़े का पैसा दे रहे हैं, आने जाने का जो ट्रांजिट होता है, जो वापस आता है, एक जत्था जाता है दूसरा जत्था आता है, उसका हम पैसा देते हैं। ये भी वीडियो रिकॉर्ड है। तो सारा राजनीतिक है। और वो भी वीडियो भेज दूंगा जहां आपके टिकैत साहब कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर वहां पर रैली कर रहे हैं। तो खेल तो बड़ा है, साफ है, दिखता है। और मैं आज आपको बड़ा कहकर स्पष्ट कह रहा हूँ, टिकैत भी चुनाव लड़ेंगे, चुरूनी भी लड़ेंगे, बलबीर सिंह राजेपाल भी लड़ेंगे, दर्शन पाल भी लड़ेंगे। किस दल से लड़ेंगे कह नहीं सकता, परंतु सबके सब लड़ेंगे, सुनिश्चित है। ये अपना दल बनाए, ब्रजेश भाटी, लड़े, सब लड़ेंगे चुनाव, ये भी चैलेंज है। और ये भी चैलेंज है कि ये पूरा सियासी है। आप लोगों ने किसी और पार्टी का विरोध नहीं किया, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। मुझे ये बताते हैं आदरणीय मेरे बीजेपी के प्रवक्ता, जब ये राजनीति, खैर आपको पता है राजनीति हो रही है, तो आप क्यों नहीं इन कानूनों को वापस ले लेते हैं? तो आप राजनीति करें इसलिए कानून वापस ले लें। आप सारी चीजों को आपको पता है, आप राजनीति करें और यहाँ इस देश में जो किसानों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है वो वापस हो जाए। पता है कि राजनीतिक लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्यों इनको राजनीति करने का मौका दे रहे? हमने तो किसी को माइक नहीं दिया। ये कमाल की बात है, आप राजनीति करें इसलिए देश का कानून वापस हो जाए। क्यों भाई? भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं सबकी सुन रहा था, 1 मिनट सुन लीजिए। हमने किसी को माइक नहीं दिया, हमने किसी को मंच नहीं दिया, हमें कोई मतलब नहीं अरे आप तो ट्रैक्टर पे बैठे हैं भैया, सुनिए मेरी बात, आप तो उनके ट्रैक्टर पे बैठे हो, आपको वीडियो भेज दूंगा। सुनिए साहब उनके ट्रैक्टर पे बैठे, और सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे सुनो यार, अरे सुनो एक मिनट सुनो। होगी राजनीतिक बिलों को वापसी कराने के लिए होगी, राजनीतिक राय पर नहीं होगी, इस देश में हिंदुओं पर नहीं होगी, राजनीति अन्य चीजों पर नहीं होगी। राजनीति करेंगे तो बिलों को वापस करा, क्यों नहीं करें? राजनीति लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीति नहीं कर सकते। आपको हिंदू होने में शर्म है क्या? आपको हिंदू होने में शर्म है क्या? आपको हिंदू होने में शर्म है क्या? कराने के लिए अरे आपने हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, आपने कहा राजनीति हिंदू पे होगी, आप बोले राजनीति मुसलमानों पे नहीं होगी। आपने क्यों बोला हिंदू सब? आपने हिंदू सब क्या बोला? आपने हिंदू सब क्या बोला? आपने मुसलमान को नहीं बोला, आपने क्यों नहीं बोला मुसलमान पे राजनीति होगी? इस देश में 70 साल पे मुसलमानों के नाम पे राजनीति होती रही, राजनीति करने वाले लोग 70 साल पे मुसलमानों के नाम पे राजनीति होती रही। आपने क्या बोला? आपको हिंदू के नाम पे शर्म है? आपको हिंदू कहने में शर्म है क्या? हिंदू मुस्लिम हिंदू कहने में शर्म है क्या? तुम बिलों पे अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट मैं परविंदर सेठी का एक रिएक्शन लूं, उससे पहले भाटी साहब एक बात बताइए। आप लोगों को अगर कानूनी वापस करना है और अगर ये लगता है कि चुनाव लड़के जीतकर कानून वापस हो जाएगा, बीजेपी को हराकर वापस हो जाएगा, तो ये जो भीड़ बैठा है इसको हटा लीजिए। जहां जहां मन वहां चुनाव लड़िए, लोग आपके साथ हैं ही, आप कह रहे हैं पूरा देश आपके साथ है। चुनाव जीतिए, बीजेपी को सत्ता से हटाइए, आइए और फिर आप कर लीजिए वापस। ये भीड़ हमने नहीं बैठाई, ये वो देश का 80 करोड़ किसानों की परेशानी है। अरे 80 करोड़ किसान नहीं बैठे, ये सब बेकार की बात है। 80 करोड़ किसान नहीं बैठे, 2 राज्य के किसान बैठे हैं और वहां भी एमएसपी उठा रहे हैं। परविंदर सेठी साहब, आप वार्ता के लिए भी कहते हैं, पंजाब के किसानों को अलग छोड़ दे, टिकैत अपने 8,000 किसानों को खत्म हो गई है। अरे मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज सुनो। अरे तुम्हारे अपने गाँव में टिकैत पा रहा है इस बार, तुम्हारे गाँव में जाकर टिकैत पा रहा है, तुम्हारा नेता टिकैत को उसके। अरे भाई मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, 80 करोड़ किसान आपके साथ हैं, तो आप तो राकेश टिकैत को अगला प्रधानमंत्री बना दीजिए। परविंदर सेठी, आप लोग जब बिल पास हुआ तब आप इनके समर्थन में थे, अब आज आपकी नेता वहां खड़ी होकर संसद के बाहर जो है वो रवनीत बिट्टू से लड़ रही हैं कि उन्होंने धोखा कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ना बड़ी ताज्जुब हो रहा है और बड़ा दुख और बहुत अफसोस है कि यहाँ पे सिर्फ किसान ही किसान नहीं है, बाकी सब किसान है। हमारा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हमारा अलायंस था, देखिए मेरी बात पूरे होने दीजिए, मैंने बड़े आराम से बात सुनिए। हमारा अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब ये बिल आए, कृषि बिल आए, कृषि बिल किस तरह से राज्यसभा में पास हुआ सबको मालूम है, कोई डिस्कशन नहीं हुई। जब हम हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कृषि बिल ला रहे हैं, हमने उसकी प्रशंसा करी, लेकिन जब हम बिलों को पढ़ा लोकसभा में चर्चा हुई, सुखबीर बादल का बयान सुना दूंगा लोकसभा का, आपको लोकसभा का बयान निकाल कर सुनो सुखबीर बादल ने क्या कहा था। चंडीगढ़ के अंदर कृषि मंत्री जी
हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा किसानों के और भारतीय जनता पार्टी सरकार की बीच में ब्रिज का काम करा। अब सुनिए जरा, तीन बातें झूठ, भाई कितना झूठ बोलोगे किसानों के नाम पर? आप मेरी बात नहीं रखने देंगे, बीच में बोलेंगे तो फायदा क्या? कितना? मैंने एक मिनट, आप बात पूरी रखिए सेठी साहब, लेकिन बात सच्ची तो रखिए। आप बात सच्ची रखिए। आप कह रहे हैं पीएम ने बोला हम कानून ला रहे हैं इसलिए हमने बिल पास करा दिया, जब पढ़े तो देखे अरे इसमें गड़बड़ है। ऐसे सांसद होते हैं क्या? आप मेरे को बोलने का मौका देंगे ना, या बोलने का मौका ही नहीं देंगे? सर आप ही तो बोल रहे हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अरे सर मैंने ऐसा है आप जितने देखिए हमने एक एग्जाम्पल सेठी जी, हमने किसी मंत्रालय के लिए नहीं छोड़ी सरकार, हमने अलायंस इसलिए। अरे सेठी जी एक मिनट, कृष्णपाल जी आ रहे हैं, उनको बात करने दीजिए फिर आप हर व्यक्ति बीच में बोलेगा। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप बीच में। अरे उनको रोक रहा हूँ भाई, आप बोलिए ना, बात कीजिए। आप लड़ने के मूड में क्यों आए हैं? आप बात कीजिए ना भाई, उनको रोक दिया कृष्णपाल जी को, आप बात पूरी कीजिए। दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं बोलने देंगे तो अरे आप बोलिए सर, समय बर्बाद हो रहा है। आप बोलिए बोलिए, आप ही को बोलने कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने ब्रिज का काम करा, सरकार ने नहीं सुना। जिन लोगों ने हमें विधानसभा और लोकसभा में संसद भेजा, जिन किसानों ने इस बिल के पक्ष में बयान देने दिए, सर आप इन इसके पक्ष में आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। वीर बादल ने देने दिए, आरपी सिंह जी प्लीज उनको एक बार बात कर लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा पूरा। सेठी जी आप बोलिए, 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। अपने लोगों के लिए जिन्होंने हमें चुनकर भेजा, उनके अधिकारों के लिए अपना अलायंस छोड़ा। हर्षवर्धन और बादल जी ने अपना मंत्री पद छोड़ा। ये एग्जाम्पल है। लोग छोटे छोटे पदों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आप सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अगर किसानों की बात नहीं करे, किसानों के ऊपर इतनी शिद्दत है, 600 से ऊपर किसानों ने अपनी शहीदियां दी है, आपने एक भी शोक संदेश नहीं दिया। सेठी साहब अब देखिए, अब मैंने आपको सुन लिया। सेठी साहब आपको सुन लिया। अब आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको तो बताना पड़ेगा ना। हरसिमरत कौर का स्टेटमेंट है समझाते हुए कि कैसे ये कानून जो है वो किसानों का भला करेगा। अगर वो बिना पढ़े, केंद्र में मंत्री रहते हुए बिना पढ़े स्टेटमेंट और बाइट दे रही थी तो बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। कृष्णपाल जी अब अपनी बात कहिए। आप एक पत्रकार है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। पूरे देश का किसान, पूरे संसार पूरे देश का नहीं है सर, पूरे देश का नहीं है। सॉरी सर, पूरे देश का किसान नहीं है। कृष्णपाल जी पूरे देश का 20 लाख किसान हैं यहाँ पे। तीन बातें झूठ बोली गई। पहला ये कहा गया मंडी बंद हो जाएंगी, ये झूठ है। मंडी के अलावा एक खुला बाजार दिया गया जो 94% किसानों का आज तक शोषण हुआ, जो मरे हैं उनके लिए। दूसरा झूठ बोला गया एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर ज्यादा खरीद हुई है, एमएसपी को बढ़ा के 10% ज्यादा हुआ है। तीसरा झूठ बोला गया कि जमीन छिन जाएगी। कितना झूठ बोलेंगे इस कानून में। और पंजाब के कानून को देखिए, पंजाब के कानून में तो 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की सजा रखी हुई थी। इस कानून में तो जमीन को पूरी तरह सुरक्षा दी गई है। तो अगर सही बात कहें, अगर एक नया विकल्प दिया गया है उन लुटेरों से बचाने के लिए, सीधे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में किसान अपनी मर्जी से अपने दामों पर अगर उत्पादन करने लगे तो दिक्कत क्या हुई? दलालों की, जिन्होंने आज तक लूटा है गरीब किसानों को, जिनसे लूट के धान लिया, गेहूं लिया, उनके साथ वकालत करने में शर्म आनी चाहिए। अगर पहले कानून इतने अच्छे थे तो एक किसान का आत्महत्या क्यों हो रही थी, ये सब क्यों हो रहा था? अगर कानून अच्छे थे तो कम अपने गिरेबान में झांकिए भैया, सच्चाई को समझिए, धोखा मत दीजिए, कम से कम चर्चा ढंग से कर लीजिए, बंद करिए। किसानों के नाम पर बहुत झूठ। ब्रिजेश भाटी मुझे ये बताइए, अगर आपका इकलौता फोकस किसान के भले पर है तो आप अभी पंजाब चुनाव आएगा, वहां जाएंगे कांग्रेस का विरोध करने, बोलेंगे कांग्रेस को वोट मत दीजिए, इन्होंने ऐसा कानून बनाकर रखा है जहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है किसान तो उसको जेल भी हो सकती है।
करेंगे विरोध, क्यों नहीं करेंगे? कांग्रेस तो यूपी में भी जाकर करेंगे कांग्रेस का विरोध? सबका करेंगे, जो भी पार्टी किसानों के विरोधी होगी। तो राकेश टिकैत उनके किसान के कांग्रेस के ट्रैक्टर पर क्यों बैठे थे? ये तो बांटने का, सुनिए मेरी बात, ये घुमाने का काम ना किया जाए और इस आंदोलन को बदनाम कर राजनीतिक बनाने का काम ना किया जाए। सर आपने बनाया, आप मौका दे रहे हैं सर पूछने का। राजनीतिक पार्टियों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। आरपी सिंह साहब मुझे ये बताइए कि आप इस आंदोलन का अंत क्या है? क्या ये इसी तरीके से हर बार होगा कि एक्सपोज हो गए लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा? जब तक देखिए सुशांत जी सुनिए, अरे हो गया यार, मेरा नाम आरपी सिंह आपका नहीं है। सुनिए सर, बड़ा स्पष्ट है, ये अभी पंजाब के चुनाव और यूपी चुनाव तक बैठेंगे, पंजाब और यूपी जाकर चुनाव लड़ेंगे। मैं आज कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे वापस आऊंगा, चैलेंज दे रहा हूँ। अरे सुनो, अरे यार हो गया ना, अरे हो गया आपका, हो गया आपका। अरे जाकर बरगाड़ी का, बरगाड़ी कांड का जवाब दो, शुरू करो, ये हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। आपको तकलीफ हो रही है? नहीं सर, पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार सबके पास है चुनाव लड़ने का, लेकिन सच बताकर झूठ बोलकर किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का अधिकार किसी को नहीं है सर। और किसानों की बात करनी थी तो संसद का सत्र चल रहा है, वहां करनी थी सर। कि संसद के बाहर खड़े होकर विरोध करना और 4 कैमरे के सामने करने का मतलब नहीं है। संसद के अंदर करते तो समझ में आता कि किसान का सोच रहे हैं, संसद के बाहर कर रहे हैं, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि क्या सिर्फ अपना सोचते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।